श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। अगर हम बाबा साहब की बात करें तो जो लिखे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि अपने भारतीय इतिहास को उठाकर अगर देखिएगा तो इस भारतीय इतिहास में आदमियों में जात होता है और यह जाति आपस में लड़ने की काम करते हैं, छुआछूत भेदभाव की शिकार होते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से नफरत करते हैं, एक आदमी के शरीर दूसरे आदमी के शरीर को छूने से छुआ जाता है। इन सारी विशेषताओं को लेकर बाबा साहेब ने श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखे और लिखकर इस देश के लोगों को यह साबित किए कि आदमी में जात नहीं होता है। कर्म से व्यक्ति की पहचान होती है। व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी कुल में हो, वह जिस काम को अपनाता है वही उसका जाति, वही उसका धर्म, वही उसका कुल कहलाता है। पर अभी हम इस निबंध को पढ़ाने से पहले बाबा साहब के बारे में बताना चाहते हैं। बाबा साहब ने श्रम विभाजन जाति प्रथा जो लिखे, उन बाबा साहब के बारे में बताना चाहते हैं। उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था बाबा साहब का। संयोग से उनका जन्म महार परिवार में हुआ था। वह सौभाग्यशाली थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जन्म लेना किसी के बस की बात है? तो बाबा साहेब ने अगर महार परिवार में जन्म ले लिया तो उसमें वो कौन सा गुनाह कर दिए जिस आधार पे बाबा साहेब से इस देश में नफरत होता था, उनसे घृणा होता था, उनको इस देश में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनका प्रताड़ना होता था, उनके परिवार का, उनके समाज का, उनसे लोग छुआते थे। बाबा साहेब के लोग बाल तक नहीं काटते थे। बाबा साहेब जिस समाज में जन्म लिए थे उस समाज से लोग कल भी भेदभाव करते थे और आज इस आजाद देश में भी लोग भेदभाव करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जन्म लेना इतना बड़ा दुर्भाग्य है? अगर ईश्वर अगर किसी का जन्म देता है, अगर मान लिया जाए कि आप भगवान पे विश्वास करते हैं और भगवान ही किसी का जन्म दिया है, तो भगवान इतना बुरा कैसे हो सकता है कि एक को ऊंच और दूसरे को नीच बना दे? नहीं, यह किसी दूसरे का काम नहीं है। इस धरती के रहने वाले लोग ही यहां भेदभाव करते हैं। और वो कौन लोग करते हैं? जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो शैतान लोग होते हैं, वही भेदभाव करते हैं। अच्छे प्रवृत्ति के लोग जो शिक्षा को प्राप्त करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, वो कभी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि जब बाबा साहेब को इस देश में अत्याचार, उसका बाल तक नहीं काटता था, तो अपने मां से एक दिन पूछे कि मां, हम लोगों से इतना भेदभाव क्यों करते हैं? बाबा साहेब ने अपने मां से पूछे कि मां, हम लोगों से इतना भेदभाव लोग क्यों करता है? तो उनकी मां ने बोला कि ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि हम लोग छोट जात, नीच जात, शूद्र जाति है, और शूद्र जाति के बारे में किताबों में लिखा हुआ है कि इस पर सिर्फ अत्याचार होगा, इसको समानता नहीं है, इसका कोई अधिकार नहीं इस देश में। बाबा साहेब ने उसी अवस्था में, बचपन अवस्था में कसम खा लिए कि मां, मैं कसम खाता हूं एक दिन ऐसा किताब लिखूंगा, एक दिन ऐसा किताब लिखूंगा जिससे देश के सारे लोगों को, देश के सारे मां बहन, गरीब निर्धन परिवार को समान अधिकार होगा। और बाबा साहब ने ऐसा ठीक किया और भारत का संविधान लिखे और भारत के संविधान में हर मां बहनों को अधिकार दिलाए, पढ़ने का अधिकार दिलाए, संपत्ति का अधिकार दिलाए, देश के हर किसान को, देश के हर मजदूर को, देश के हर लोगों को समानता की अधिकार दिलाए। यह ऐसा नहीं किया कि सिर्फ देश के अपने जाति को अधिकार दिलाए, नहीं, देश के हर मां बहनों को, चाहे उनका जन्म किसी भी जाति में हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे किसी भी समाज में हो, देश के हर गरीब को, चाहे वह किसी भी धर्म में हो, चाहे वह किसी भी जाति में हो, सबको समानता की अधिकार दिलाए, वह बाबा साहब थे। जब इस देश में बाबा साहब से इतना भेदभाव होता था
उनको बड़ौदा नरेश लंदन भेज दिए पढ़ने के लिए। वो जान रहे थे कि इस देश में बाबा साहब का कोई कदर नहीं होगा, कोई इज्जत नहीं होगा। बड़ौदा नरेश उनको लंदन भेजे। सबसे पहले वो न्यूयॉर्क गए, अमेरिका गए, अमेरिका से लंदन गए, अनेकों डिग्रियां हासिल किए। आज तक कहा जाता है कि भारत देश में वैसा कोई पढ़ने वाला शिक्षित व्यक्ति नहीं है। अनेकों भाषा को ग्रहण किए। देश, पूरे विश्व के इतिहास, पूरे विश्व के संविधान का अध्ययन किए और इस देश में सभी को एक भाव में लाए। और आपको फिर से हम कहते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं का लिखा हुआ है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो 10th क्लास में आपको पढ़ना है। श्रम का मतलब क्या होता है? काम। विभाजन का मतलब क्या होता है? बंटवारा। अर्थात काम के आधार पर जाति का बंटवारा होता है। आप जिस काम को करते हैं, जिस काम को करते, चाहे आपका जन्म किसी भी कुल में हो, आप जिस काम को करते हैं वही आपका जाति, वही उसका धर्म, वही उसका हर चीज कहलाएगा। लेकिन यहां लोग वैसा नहीं कहते हैं। यहां जन्म हो गया किसी को तो सोचता है कि मेरा, हम तो ऊंच हो गए। जन्म से कोई ऊंच नहीं होता है, कर्म से ऊंच होता है, कर्म से नीच होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। कोई जन्म से प्रधान नहीं होता है, कर्म से प्रधान होता है। कौन चीज से प्रधान होता है? कर्म से प्रधान होता है। जन्म से प्रधान होता है या कर्म से प्रधान होता है? किसी आदमी का जन्म अगर किसी क्षत्रिय परिवार में हो जाए, अपने आप को जो क्षत्रिय कहते हैं, अगर उस कुल में जन्म हो जाए और उसका काम लतखोर वाला हो, दारू पी के कहीं लौटा जाए, गिर जाए, मां बहन को पीटे, पत्नी को पीटे, बाल बच्चा को भूख से तरपाए, तो क्या उसको क्षत्रिय कहिएगा आप? अरे क्षत्रिय किसको कहा जाता है? जो देश की रक्षा करते करते अपने जान को गंवा दे, जो देश की रक्षा करता है, जो मां बहनों की इज्जत का मान सम्मान करता है, जो संविधान की रक्षा करता है, जो देश के लिए लड़ते लड़ते अपने जान गंवा देता है, चाहे वह किसी भी जाति से हो, सब क्षत्रिय है। जो व्यवसाय करता है उसको वैश्य कहते हैं, तो सब वैश्य है। जो मूर्ख है, जो मूर्ख है, जो शैतान है, जो नशेबाज है, जो बेकार है, वो सब शूद्र है, वो सब शूद्र है। जो ज्ञान अर्जित करता है, जो ज्ञान अर्जित करता है, जो प्रखर ज्ञानी होता है, जो उपदेश देता है, वो सब ब्राह्मण है। तो कोई कह दे कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण हो गया, तो कोई मानने वाला बात है? ब्राह्मण किसको कहते हैं? ज्ञानी को ब्राह्मण कहते हैं। जो ज्ञान को अर्जित करता है, जो पढ़ता है, जिसके अंदर में आत्मिक ज्ञान होता है, जो मां बहन, रिश्ता, परिवार, समाज, सबका ख्याल रखता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। जो देश के लिए लड़ता है उसको कहते हैं क्षत्रिय। जो व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, उसको कहते हैं वैश्य। और जो नशेबाज है, जो चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो नशेबाज है, जो अपने मां बहनों का इज्जत नहीं करता है, देश का इज्जत नहीं करता है, सभ्यता का इज्जत नहीं करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से, वही शूद्र है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, जो नशा करेगा वो शूद्र है। ऐसा कोई थोड़ी बात है भाई। आप जिस कैटेगरी को शूद्र कर रहे हैं, उस कैटेगरी के लोग कलेक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, वो शूद्र कैसे हो जाएंगे? समझ रहे हैं ना? व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी कुल में हो, जिस काम को अपनाता है वही उसका जाति कुल, वही उसका धर्म कुल कहलाता है। बात समझ में आया? कोई आदमी अगर पटना से आकर अगर आपके गांव में अगर सोना बेचने लगेगा तो उसको आप क्या कहिएगा? सोनार। कोई आदमी अगर दिल्ली से आकर आपके गांव में अगर दाढ़ी बनाने लगे, केस काटने लगे, तो उसको क्या कहिएगा? नाई। कोई आदमी मुंबई से आकर आपके गांव में दही बेचने लगे, गाय पालने लगे, तो उसको क्या कहिएगा? ग्वाला। कोई आदमी अगर सीतामढ़ी से आकर आपके गांव में अगर बर्तन बनाने लगे मिट्टी का, तो उसको आप क्या कहिएगा? कुम्हार। कहिएगा ना? आप उसकी जाति नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप अपने गांव में अगर कोई कलेक्टर बन जाए और वह जिस जात करेगा उसी जात को कहिएगा, तो आप मूर्ख है। अरे उच्च पद हासिल कर लिए वह। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो बाबा साहेब का लिखा गया श्रम विभाजन जाति प्रथा यही बताने के प्रयास करता है कि आप समझिए और इस बात को बिल्कुल ख्याल दीजिए कि व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी कुल में हो, उत्तम काम होनी चाहिए। श्रम का अर्थ होता है काम, विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा, अर्थात काम के आधार पर जाति का बंटवारा किया गया था। लेकिन आज के लोग इसको जन्म कर दिया है। क्या कर दिया है?
बाबा साहब ने क्या कहा है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या जरूरी है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है कि जिस प्रकार दूध और पानी को एक साथ मिला देने से वह उसका मिश्रण पता माने कि जो होता है ना, दूध और पानी एक कलर में हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हर जाति धर्म के लोग प्रेम से एकता बनाकर, आपसी भाईचारा बनाकर एक साथ रहे, इससे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगा, लोकतंत्र शक्तिशाली बनेगा। हम कहेंगे फलना जाति अच्छी थी, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे। तो दूध और पानी को एक साथ मिलाने से जिस तरह उसका कलर क्या होता है, श्वेत होने जाता है, ठीक उसी प्रकार हर जाति धर्म के लोग आपस में मिलकर रहे, प्रेम से रहे, एकता में रहे, तब जाकर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगा और तब जाकर लोकतंत्र शक्तिशाली होगा। बाबा साहब ने क्या बोले कि बड़ी शर्म की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की कमी नहीं है। इस युग में भी जातिवाद की कमी नहीं, बड़ी विडंबना की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि आज के लोग भी जाति के नाम पर एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, आज के लोग भी जाति के नाम पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। आज बड़ी शर्म की बात है कि इस सभ्यता में भी लोग जाति के नाम पर एक दूसरे से भेदभाव करने के काम करते हैं। आप लोग नहीं कीजिएगा इस तरह। आप लोग पढ़ते हैं, किसी से जाति के नाम पर भेदभाव करना, किसी से छुआछूत करना, यह मनुष्यता की पहचान नहीं है, पशुता की पहचान है। जाति पशुओं में होता है, कुत्ता जाति, बिलाई जाति, बैल जाति, गाय जाति, भैंस जाति, सांप जाति, कौवा जाति, मैनी जाति। जाति पशुओं में होता है, जाति जंतुओं में होता है, इंसान में जाति नहीं होता। इंसान में दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष। उसके बाद बीच में जितना बनल है ना, सब इंसान अपने कारण से बनाया है। अभी अगर कहीं दूर में आप भीड़ देखिएगा तो क्या कहिएगा? कहीं अगर देखिएगा तो कहिएगा ना कि वहां बहुत औरत लोग भीड़ लगाया हुआ है, बहुत मर्द लोग का भीड़ है, बहुत बच्चा लोगों का भीड़ है। यही ना बोलिएगा? ये बोलिएगा फलना जाति है, फलना जाति है, फलना 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 जाति का भीड़ है, अच्छा बोलिएगा आप? नहीं। यह जाति कौन बनाया? इंसान ने बनाया। उस कैमरा पे हाथ रखा हुआ है, तुम हाथ हटा। इंसान ने जाति बनाया है। बात समझ में आया? तो आपको इस बात का ख्याल करना होगा, आपको इस बात का ख्याल करना होगा कि हमें सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए दूध और पानी के ऐसा मिश्रण होना पड़ेगा। दूसरा हमने क्या बताया है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जातिवाद। बेरोजगारी का मुख्य, इसका क्वेश्चन भी हम आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण है। क्यों कारण बनी हुई है? कैसे बनी हुई है? क्योंकि जाति के आधार पर आज से अगर देखा जाए तो अगर 50 साल पहले जाइएगा तो व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी समाज में हो, जिस समाज में हो, वही काम करेगा, जिस जाति में उसका जन्म हुआ वही काम करेगा। जाति से अलग हट के काम करने नहीं दिया जाता था, अत्याचार किया जाता था। आपका ग्वाला समाज में होगा तो आपको दही बेचना है, गाय बेचना है, गाय पालना है। आपका कुम्हार समाज में हो गया तो आपको बर्तन बनाना है। जाति का काम करवाया जाता था, चाहे उसका परिवार चले या ना चले, लेकिन जो जिस जाति में आपका जन्म हो गया, जाति का। लेकिन आज भारत का संविधान सबको काम चुनने का अधिकार देता है। आज भारत का संविधान सबको पढ़ने का अधिकार देता है। आज भारत का संविधान सबको बोलने का अधिकार देता है। आज भारत का संविधान सबको अपना घर बनाने का अधिकार देता है। आज भारत का संविधान सबको जमीन खरीदने का अधिकार देता है। आज भारत का संविधान सबको अपने जीवन के अधिकार छीनने का अधिकार देता है। आज भारत का संविधान जो है ना, हर मां बहनों को पढ़ने का अधिकार देता है। नहीं तो आज से 50-60 साल पहले, देश की आजादी से पहले, भारत में मां बहनों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता था। आज भी मां बहनों को, आज इस युग में भी, इस 2024 के बात बता रहे हैं, आज भी बहुत से ऐसे बहन होंगे जो मैट्रिक इंटर पास होते हैं और पढ़ने में योग्यता होते हैं, उनके पास योग्यता होता है, फिर भी उनके माँ बाप उनका शादी कर देता है। ये बात सोचकर कि लड़की को कितना पढ़ाया जाए, लड़की पढ़ाई धन होती है, यह बात सोचकर आज भी लोग शादी कर देते हैं। आज भी बेटा को पढ़ाने के लिए लोग लाखों लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए 1 रुपया खर्च करना फालतू समझते हैं। बेटा के पढ़ाई के लिए लोग जमीन बेचते हैं और बेटी के शादी के लिए लोग जमीन बेचते हैं।
बेटा के पढ़ाई के लिए लोग लोन उठाते हैं और बेटी के ब्याह के लिए लोग लोन उठाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आज भी मेरे समाज में लड़कियों को पढ़ने नहीं, लेकिन बाबा साहब के यह रूल है, संविधान है, जिसमें आज लड़कियों को पढ़ने दिया जाता है। स्कूल जाती है लोग। आज बहुत ऐसे कार्यालय है, बहुत ऐसे कार्यालय है जहां पर लड़की लोग अधिकारी बनकर बैठी हुई है। तो बाबा साहब की देन है। न रब ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वह बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया है। आज इस देश में अगर चमन है, अमन चमन है, इस देश के हर जाति हर धर्म के लोग आज पढ़ते हैं। पहले तो मजदूर हुआ करता था, बंधुआ मजदूर कहता था और लोग चिल्ला के फलनावा, क्या उसका उम्र 10 साल का है ना, अगर वो फलनावा कहता था, फलनावा मालिक बोलो ये तो, लोग डर से जाता था। लेकिन आज कोई फलनावा कह नहीं सकता है। आज इज्जत हर किसी को देना पड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि भारत का संविधान है सर्वोपरि, और संविधान में लिखित है कि भारत के हर नागरिक भारत के संविधान के लिए एक समान है। भारत के हर धर्म के लोग एक समान है। समझ रहे हैं बातों को? इसलिए यह इस बात को बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि आप लोग कभी धर्म जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करें। और प्रत्यक्ष बेरोजगारी का यहाँ प्रमुख कारण आज भी जातिवाद है। जातिवाद के कारण से एक दूसरे से भेदभाव करना। आप लोग कभी जातिवाद के कारण से एक दूसरे से भेदभाव कीजिएगा? अरे किसी से भेदभाव कीजिएगा आप लोग? नहीं। सबसे बड़ा क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा हासिल कीजिए। आप चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप पढ़ के अच्छा पद हासिल कर लीजिए, आप मंजिल को प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद में सारे लोग आपके साथ आएंगे। समझ में आया?